yesterday we learn some numericals. उसमें से दो आपको होमवर्क दिए थे, एक ट्रायंगल का दिया था, एक स्क्वायर का दिया था. ऐसा क्वेश्चन मैंने कल आप लोगों को दिया था. 10 kg, 20 kg और ये 20 kg, 3 मासेस. और यहाँ बीच में मास रखा था 1 kg का. What is the force on this mass that was to be found out? तो इस मास ऑफ 1 kg को तीनों अट्रैक्ट करेंगे. All three masses will attract this mass of 1 kg towards themselves like this. 10 kg will attract 1 kg, 20 kg will also attract 1 kg and this 20 kg will also attract 1 kg. और 20 का ही 1 kg के ऊपर, 20 का 1 kg के ऊपर फोर्स आने वाले. 20 kg on 1, 10 kg on 1, सारे फोर्सेस सेम आने वाले. ये दोनों फोर्सेस इक्वल आएंगे. ये फोर्स, ये 20 kg का इधर, ये 20 kg का इधर, ये 10 kg का इधर. टू फाइंड द फोर्स वी नीड डिस्टेंस. अब डिस्टेंस ऑफ दिस सेंट्रॉइड फ्रॉम ऑल थ्री वर्टिसेस इज ऑलवेज इक्वल एंड दैट डिस्टेंस इज फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल. दैट डिस्टेंस से आई विल राइट हियर r. This distance r is L upon root 3. Now let us find the force. Force due to 10 kg. पहला फोर्स मैं ऊपर का निकाल लेता, F1 बोलता उसको. ये रहा आपका F1. F1 कितना आएगा? कैपिटल G M1 इंटू M अपॉन R स्क्वायर. कैपिटल G को ऐसे ही रखता. M1 कितना है तो 10 kg, M कितना है तो 1 kg, R कितना है तो L बाय रूट 3. L क्वेश्चन में गिवन नहीं था तो आंसर इन टर्म्स ऑफ L आएगा. L बाय रूट 3 उसका स्क्वायर. सो इसको सिंप्लीफाई करो. G इंटू 10 अपॉन L स्क्वायर बाय 3, 30. सो इट इज नाउ 30G अपॉन L स्क्वायर. ये हुआ आपका फोर्स ऑन 1. नाउ व्हाट अबाउट द फोर्स ऑफ 20 एंड 20 kg? 20 ऑन 1, 20 ऑन 1. डायरेक्शन डिफरेंट रहेंगी, कोई भी एक निकाल लो, बाकी दूसरा सेम आएगा. मैं इसको F2 और इसको F3 बोलता. So F2 and F3 will be equal. F2 will be equal to G M2 M upon R square. So it is now G M2 कितना है 20, M कितना है 1, R कितना है तो L by root 3 और फिर इसका स्क्वायर. So it is now G into 20 into L square by 3. That is 60G upon L square. ये आ गया F2. Now F2 will be equal to F3, 60G upon L square. अब इस मास पे तीन फोर्सेस है, एक F1 है, F2 है, F3 है. I will draw another diagram to find the resultant. कि ये मास है, इसके ऊपर इधर है F1, इधर है F3 और एक तरफ है F2. ये रहा F2, ये रहा F3, F1, F2, F3. अब इनका रिजल्ट निकालना. ये दोनों इक्वल है इसलिए ऐसा यूज कर सकते. ये दोनों में का ये एंगल 120 आता है. अब अगर मैं इसके दोनों के कंपोनेंट ले लूं लाइक दिस, F2 cos 60 एंड F3 cos 60, दोनों इक्वल आएंगे, दोनों डाउनवर्ड रहेंगे. ऐसा दोनों मिला के नीचे फोर्स आएगा. F2 और F3 का वर्टिकल कंपोनेंट यहां ऐड होगा. So F2 cos 60 plus F3 cos 60 will be the net downward force. Then what is F2 cos 60 निकाल लेते. F2 कितना है 60G by L square, 60G by L square into cos 60 is 1 by 2. It is 30G by L square. ये गया एक फोर्स. So F2 cos 60 plus F3 cos 60 will be equal to दोनों की एडिशन, दोनों इक्वल आने वाले, दोनों की एडिशन इससे डबल होंगी. Hence F2 cos 60 plus F3 cos 60 equal to that is 60G L square. ये रहा रिजल्टेंट दोनों का, इन दोनों का 60G by L square आ गया. अब इस डायग्राम को मैं फिर से एक बार रिप्रेजेंट करता. ये ऊपर खींचने वाला F1 है 30G by L square और नीचे खींचने वाला आ गया F2 एंड F3 का रिजल्टेंट बोथ टुगेदर. ये कितना आया 60G by L square.
तो अपवर्ड है 30, डाउनवर्ड 60, तो व्हाट इज द रिजल्टेंट? हेंस रिजल्टेंट फोर्स इज नथिंग बट, कितना आएगा रिजल्टेंट फोर्स? अपवर्ड 30, डाउनवर्ड 60, नेट कितना? 30 G by L square in downward direction. This will be the final answer. लेकिन अगर ये F2 एंड F3 अलग अलग होते तो फिर इन दोनों का लिए आपको या फिर वेक्टर ट्रायंगल से या फिर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से या फिर लॉ ऑफ पॉलीगॉन से इसको सॉल्व करना पड़ता था। तो ये न्यूटन्स लॉ के कुछ क्वेश्चंस हो गए कि वे ट्रायंगल पे है, स्क्वायर पे है, कुछ मासेस गिवन है, उनका आपको फोर्स निकाल। हर लेसन में, हर लेक्चर में, हर वीडियो में जो पहले लेसन के पहले वीडियो के क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट किसी ना किसी वीडियो में आ जाएंगे। जैसे पहले लेक्चर में मतलब पहले वीडियो में क्वेश्चन डाला था, अभी थर्ड वीडियो में उसका आंसर आ जाएगा। सो आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, बस आप गो थ्रू ऑल वीडियोस पूरा। और ये वीडियो देखने में आपको एक बेनिफिट ये भी रहेगा कि आपका वो लेसन रिवाइज होता रहेगा। नाउ एक क्वेश्चन आप लोगों को घर पे दिया था, वो क्वेश्चन था कि एक मास गिवन है आपको, इसको स्प्लिट किया दो पार्ट्स में कैसे तो भी, उसमें से एक मास है m1 और दूसरा मास है m2, मतलब m1 एंड m2 टुगेदर विल बी इक्वल टू m। 10 किलो है तो दोनों मिला के 10 किलो होगा। अब ये दोनों मासेस कैसे, इनके बीच में का डिस्टेंस r है। सपोज इस बॉडी को 10 किलो का कंसिडर कर लेता, फिर 10 किलो के आप दो हिस्से कैसे भी कर सकते। समझो मैंने बोला कि पहली बॉडी 1 kg है, दूसरी बॉडी 9 kg है, हो सकता है 10 किलो ऐसे भी डिवाइड हो सकता है, 2 and 8 ऐसे भी हो सकता है, 3 and 7 ऐसे भी हो सकता है, 4 and 6 ऐसे भी हो सकता है, 5 and 5 ऐसे भी हो सकता है। अब फोर्स कब मैक्सिमम रहेगा? डिस्टेंस इतना ही रखेंगे हर बार। We know gravitational force is directly proportional to, this gravitational force is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them। यहाँ पर डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहने वाला है, r अगर कांस्टेंट रहने वाला है तो फोर्स डिपेंड ऑन प्रोडक्ट, इन दोनों के प्रोडक्ट पे। करो प्रोडक्ट कितना आता देखते, प्रोडक्ट हर पेयर का प्रोडक्ट करके देखो। ये प्रोडक्ट आएगा 9, ये आएगा 16, ये आएगा 21, ये आएगा 24, ये आएगा 25। सभी पॉसिबल पेयर में से बस इसी पेयर का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा आएगा। प्रोडक्ट m1 m2 जब मैक्सिमम आएगा तभी फोर्स मैक्सिमम रहेगा। फोर्स इज नाउ प्रोपोर्शनल टू, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। तो जब ये पेयर करके देखे, अलग पेयर करके देखे, इस पेयर का प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा, वहां फोर्स मैक्सिमम रहेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो प्रोडक्ट मैक्सिमम कितना आया? 25। कब आया? 5 and 5। 5 and 5 मतलब हाफ ऑफ द 10। मतलब ये पूरा मास अगर दो इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, कि कैपिटल M है, इसको बांट दिया m/2 में और m/2 में, देन ओनली द फोर्स इज मैक्सिमम। तो मैंने आप लोगों को पूछा था, मींस फॉर दिस फोर्स टू बी मैक्सिमम व्हेन m1 इक्वल टू m2, when m1 equal to m2 both half of m। आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा था व्हाट वाज द रेशियो ऑफ m1 as to m2, पहले पूछा था। सो m1 m2 तो इक्वल है, m1 अपॉन m2 इज 1 as to 1। m1 अपॉन m कितना आएगा? m1 इज m/2 अपॉन m, मतलब 1 as to 2। ये 5 किलो 10 किलो, 1 as to 2। वैसे और पूछा था m2 as to m, m2 as to m भी वही आएगा, m/2 as to m, मतलब कितना? 1 as to 2। तो ये क्वेश्चन कभी प्रीवियस ईयर में भी पूछा हुआ है, पहले लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर आ गया। तो ये जो बताया ये कल के लेक्चर में का क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये आज पहले लेक्चर में का क्वेश्चन में का आंसर हो गया। सिमिलर इलेक्ट्रोस्टैटिक में आएगा, 10 कूलम का चार्ज दो पार्ट्स में बांट दिया, फोर्स मैक्सिमम रहने को होना, तो 10 कूलम के बरोबर 5-5 कूलम करो तो फोर्स मैक्सिमम रहता फॉर गिवन डिस्टेंस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द लेसन विच यू हैव टू लर्न, दैट इज अबाउट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये इस लेसन का इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये बाकी लेसन में भी काम में आता। इट इज रिक्वायर्ड इन द अदर लेसन्स आल्सो। अदर लेसन में क्या काम पड़ता है इसका, तो जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, काफी सारे फार्मूले में जी आता। हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी देखा कि जी कहाँ पे आता। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का काम बहुत जगह पे आपको पढ़ने वाला है। नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जब ग्रेविटी की वजह से होता तो
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ड्यू टू ग्रेविटी ये सिंपल सी चीज है, हम सब लोग इसको एक्सपीरियंस करते। जब कोई ऑब्जेक्ट को हम छोड़ देते, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आता, अर्थ का फोर्स उसको नीचे खींचता। अर्थ का फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स उस बॉडी को नीचे खींचता। बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मैं ग्रेविटी नहीं लिखा, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जो फोर्स वो एक्सेलरेशन। इफ इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू मास, कौन सा मास? इनर्शियल मास, ग्रेविटेशनल मास। ये क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ा हुआ है, या बताओ मुझे कौन सा मास लगता। सो इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन or acceleration due to gravity. And this gravitational force acting on a body is nothing but what of the body? Weight of the body. ये आपको बेसिक में अच्छे से समझा हुआ है कि what is weight of the body. अर्थ ने आपको कितना खींचा हुआ है, that is weight of body. अर्थ ने आपको कितना खींचा हुआ है, that is gravitational force. So gravitational force is nothing but weight of body, but gravitational force equal to mass into acceleration due to gravity. Hence what we can write, hence weight equal to, hence weight of a body is nothing but equal to mass into gravitational acceleration, मतलब acceleration due to gravity, that is weight W equal to m into g. ये हमने बहुत बार यूज किया, वैसा सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझे ये बाय न्यूटन्स लॉ आ गया, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह वगैरह। ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी निकाल सकते हैं। दिस ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी फाउंड आउट बाय द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यूज किया, अब मुझे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज करके ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है और फिर जी निकालना है, जी फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। I think every one of us know the value of this g. G is 9.8 or can be taken as 10. हम कैलकुलेशन में उसको 10 ले लेते, can be taken as 10 और जनरली इट इज 9.8. 9.8 अगर क्वेश्चन में गिवन है 9.8 ही यूज करो। 9.8 या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या? कोई बॉडी को मैंने यहां से छोड़ दिया मतलब इसका u यहां 0 है, छोड़ दिया, ग्रेविटी इसको नीचे खींचेंगी, ग्रेविटी नीचे खींचेंगी तो एक्सेलरेट होगा। एक्सेलरेट मतलब उसका स्पीड बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएंगी। तो फिर एक सेकंड के बाद में बॉडी यहां पर आ गई, सपोज इन 1 सेकंड बॉडी यहां पर आ गई, तो एक सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड। एक सेकंड में कितना चेंज होगा? यहां उसकी वेलोसिटी होंगी 10 मीटर पर सेकंड, दैट इज जी। एक सेकंड में 10 से बढ़ गया। फिर आगे और एक सेकंड के बाद चेक किया, और एक सेकंड के बाद में चेक किया तो वेलोसिटी और 10 से बढ़ेंगी, और एक सेकंड के बाद में चेक किया वेलोसिटी और 10 से बढ़ चुकी होंगी। मतलब एवरी सेकंड देयर इज चेंज ऑफ 10, एवरी सेकंड देयर इज चेंज ऑफ 10, एवरी सेकंड देयर इज चेंज ऑफ 10। हर सेकंड में चेंज कितना होते जा रहा है? 10 10 10। सो दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हर सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी ग्रेविटी की वजह से कितनी चेंज होती? दैट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाउ टू फाइंड दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? यहां मैंने जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 यूज की, वैसे वो 9.8 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ टू कैलकुलेट दैट वन? एज व्हाट इज वेट ऑफ बॉडी? एज वेट ऑफ बॉडी इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन निकालते, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये हो गया वेट, वेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज W इक्वल टू m इनटू g। लेट दिस बी इक्वेशन 1। नाउ बाय न्यूटन्स लॉ व्हाट इज द, बाय न्यूटन्स लॉ व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स इज नथिंग बट g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये रहा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इन दोनों को रिलेट करके हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल सकते हैं। कैसे? नेक्स्ट पेज पे निकालते। एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
ये एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करने के लिए आपको जो पॉइंट्स लगते हैं मैंने पहले बताए। वेट लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का काम पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ। इनिशियली लेट अस फाइंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये रही आपके अर्थ का मास कैपिटल एम। हमेशा पहले लेक्चर में सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया था। अर्थ के लिए मास कैपिटल एम, अदर कोई बॉडी के लिए मास स्मॉल एम। ये अर्थ की रेडियस कैपिटल आर। अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस गिनेंगे, वो रहेगा हमेशा स्मॉल आर। अभी रेडियस लिखा मैंने। नाउ लेट अस फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस निकालना है, तो लेट अस कंसीडर अनदर बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम। ये बॉडी है जिसका मास है स्मॉल एम, जिसको अर्थ सरफेस पर ही रखा हुआ है। ऑन द अर्थ सरफेस है मतलब अर्थ और उस बॉडी में डिस्टेंस कितना है, इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। नाउ बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम क्या लिख सकते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज गिवन बाय जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहां पर g m1 is m mass of earth, m2 is m mass of body divided by r कितना है? r is radius of earth, r square, so it is gmm by r square। ये आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स, इक्वेशन 1। बट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नथिंग बट व्हाट ऑफ द बॉडी? वेट ऑफ बॉडी। ये लाइन आपके बहुत काम की है जब कभी क्वेश्चन अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा। अर्थ पे निकालना है, अबाउट द अर्थ निकालना है, इनसाइड द अर्थ निकालना है, और बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। हर क्वेश्चन में ये बेसिक स्टेप रहेंगी। ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी। नाउ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी, दैट वेट ऑफ बॉडी W, that is m into g. So gravitational force is equal to m into g. Equation number 2, where g is for what? Acceleration due to gravity. अब 1 and 2 दोनों ग्रेविटेशनल फोर्सेस ही है, इक्वेट कर सकते। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 what you can write? m into g equal to capital G capital M small m upon r square. So ये m कैंसिल कर दो तो g इक्वल टू नथिंग बट gm बाय, ये स्मॉल r की जगह कैपिटल R था, gm बाय r स्क्वेयर। ये आ गया फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये डेरिवेशन भी था पूरा 19th स्टैंडर्ड में कि हाउ टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैसे कैलकुलेट करना, वो इस तरह से कैलकुलेट हो सकता है। सो ये निकल गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बेसिक फार्मूला। बहुत काम में आएगा ये फार्मूला। हाउ टू कैलकुलेट नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नोइंग द वैल्यूज एज g की वैल्यू कितनी है? 6.67 10 to the power of minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। m मास ऑफ अर्थ, इसकी वैल्यू, मास ऑफ अर्थ कितना है? मास ऑफ अर्थ इज नथिंग बट 6 into 10 to the power of 24 kg। एंड रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है? तो है 6400 किलोमीटर। मीटर में कन्वर्ट करना होगा इसको, दैट इज 64,000 into 1000, फिर होगा मीटर, ये किलो के मीटर दिए, दैट इज 64 into 10 to the power of 5 मीटर। इसके बाद में मैं डायरेक्ट ये वैल्यू लिखा करूंगा। रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है? 64 into 10 to the power of 5, लाइक दिस। अब ये सारी वैल्यूज इसमें रख के हम जी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। जी इक्वल टू gm बाय आर स्क्वायर, जी m अपॉन आर होल स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन आप करके देखो जी की वैल्यू कितनी आती? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे और कुछ डिजिट आएंगे आपकी कैलकुलेशन में। सो जी ऑन द अर्थ सरफेस इज हाउ मच? सो जी ऑन द अर्थ सरफेस इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस वे यू कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने ये स्टेप आपको मार्क करके दी। जब कभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डेरिवेशन रहेगा, उस डेरिवेशन में आपको ये स्टेप पक्का लगेंगी। वेट इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स और वेट ऑफ द बॉडी इज ग्रेविटेशनल फोर्स एट दैट पॉइंट। ये होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। अब इसी को हम लोगों को डिफरेंट फॉर्म में निकालना है। यू हैव टू फाइंड दिस वन इन डिफरेंट फॉर्म्स। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आगे पढ़ना है। पहले इस जी के फार्मूले को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी निकालते हैं। वी हैव टू अगेन गो बैक टू द फर्स्ट लेक्चर। पहले लेक्चर मैंने आपको
इस लेसन में का कोई भी फार्मूला अगर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी कन्वर्ट करना है तो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी कन्वर्ट करने के लिए आपको उस फार्मूले में का मास रिप्लेस करना होगा, तो फार्मूला कन्वर्ट होगा इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो इस लेसन में का आई थिंक सबसे ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला है ये, और ये फार्मूला अदर लेसन में भी लगने वाला है। ये मास ऑफ अर्थ, जी यूनिवर्सल कांस्टेंट, आर इज रेडियस ऑफ अर्थ। अब इस फार्मूले को हम इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 10th के भी सिलेबस में है, अभी नया जो 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस है उसमें जो फर्स्ट लेसन है वो उसमें है, इंक्लूडेड है सब पूरा, इसलिए ये वीडियो 10th वाले बच्चों को भी काम का है। लेट रो बी द मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ। मीन डेंसिटी इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम। मीन डेंसिटी विल बी मास divided by volume. So mass of earth is m, volume of earth is v, rho. So what is m equal to? M equal to nothing but rho into v. Rho into v, volume of earth is 4/3 pi r cube, considering the earth to be sphere. Now as g equal to g m by r square, replacing the value of m. So g by r square into m. What is m? Rho into 4/3 pi r cube. Rho into 4/3 pi r cube. R cube r square, एक r बचेगा. So it is 4/3 pi rho g into r. ये आता आपका फार्मूला of acceleration due to gravity in terms of mean density of earth. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ ऐसे आप निकाल सकते हैं, 4/3 पाई रो जी इंटू आर। अब वेरिएशन, प्रोपोर्शंस, इसके क्वेश्चंस जो भी है उनके बारे में कुछ पॉइंट्स अबाउट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हाउ यू कैलकुलेटेड ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी, तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला न्यूटन्स लॉ से, वेट ऑफ बॉडी मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। दोनों को इक्वेट किया, दोनों को इक्वेट करके जी का फार्मूला बनाया, उसमें सारी वैल्यूज रखी जो कांस्टेंट्स है अर्थ के लिए, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये सारी वैल्यूज रखी, ये निकाल के वैल्यू ऑफ जी निकाले। अब वही वैल्यू ऑफ जी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी निकाली, मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ रो कंसिडर करके उसके फॉर्म में ये फार्मूला आता। अब जी के दो फार्मूले हमारे पास हो गए, एक है जी एम बाय आर स्क्वायर और एक है 4/3 पाई रो जी इंटू आर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। अब ये दो फार्मूले जो है इन टर्म्स ऑफ रेडियस है, मास है, लाइक दिस, इन दोनों का यूज कैसे होता, कहाँ कैसे इसको यूज करना है उसके बारे में। पहले एक पॉइंट अबाउट द एज जी इक्वल टू व्हाट, एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज नथिंग बट जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये जी तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये एम तो मास ऑफ अर्थ है, आर तो रेडियस ऑफ अर्थ है। तो जो कोई बॉडी फॉल होती, व्हाट एवर द बॉडी फॉल्स, उस बॉडी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस बॉडी के मास पे, ये बॉडी 2 किलो की है, 10 किलो की है, 5 किलो की है, 50 किलो की है, इस पर डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट, मास ऑफ बॉडी पर ये डिपेंडेंट नहीं है। आप किसी भी बॉडी को नीचे छोड़ दो तो बॉडी का नीचे जाने का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहता। दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी। कोई भी बॉडी, छोटी बॉडी लो, बड़ी बॉडी लो, एक बॉडी 50 ग्राम की, एक बॉडी 5 किलो की, दोनों को छोड़ दिया नीचे, तो नीचे दोनों बॉडीज को छोड़ दिया तो कुछ क्वेश्चन हम लोग अपनी ऑब्जर्वेशन बेस्ड आंसर देते रहते, एंड दोज आर नॉट रॉन्ग। ऑब्जर्वेशन बेस्ड जो भी आंसर देते रॉन्ग नहीं रहते, लेकिन बुक में दिया आंसर कभी कभी रॉन्ग निकल जाता। फिर मैंने आपको बोला कि आपको सपोज एक सिंपल एक्टिविटी करते, 2 पेजेस यूज करते, मासेस भी दोनों के सेम है, साइज भी दोनों की सेम है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं दोनों में, दोनों को हम नीचे छोड़ देते, लेकिन मैं इस पेज को क्या करता, मास तो उतना ही है, इस पेज को मैंने ऐसा क्रश कर दिया, ये पेज खुला है, ये क्रश कर दिया, दोनों को नीचे छोड़ देते। अब छोड़ने के पहले बताओ कौन पहले पहुंचेगा, क्रश्ड पेपर, ये पूरा प्लेन पेपर, क्रश्ड पेपर जल्दी पहुंचेगा, ये प्लेन पेपर लेट पहुंचेगा। ऐसा क्यों होगा? इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, ये किसकी वजह से हुआ,
इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, यहाँ जो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है उसका जो अपथर्स मिलता है उसकी वजह से। अब हेवी बॉडी एंड लाइट बॉडी, ये दोनों बॉडी तो सेम मास की थी, एक बॉडी 50 ग्राम की, एक बॉडी 5 किलो की, छोड़ दो, कौन पहले पहुंचेगा? नेचुरली आंसर आता 5 किलो पहले जाएगा, 50 ग्राम बाद में जाएगा, नहीं, दोनों एक साथ पहुंचते। कल मैं आपको इसका वीडियो बताऊंगा। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी। जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी। फिर बॉडी 5 किलो की गिर रही है या 50 किलो की गिर रही है, उसका एक्सेलरेशन सेम रहेगा, नीचे पहुंचने का टाइम सेम रहेगा, नीचे पहुंचने की वेलोसिटी सेम रहेंगी कि डिफरेंट रहेंगी? वेलोसिटी भी सेम रहेंगी, बस फर्क रहेगा मोमेंटम का। मोमेंटम में भी डिफरेंट, 50 ग्राम लेस मास लेस मोमेंटम, 5 किलो मोर मास मोर मोमेंटम। मोमेंटम विल बी डिफरेंट, इफेक्ट विल बी डिफरेंट, बट द वेलोसिटी एंड टाइम एंड एक्सेलरेशन विल बी सेम टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम द सेम हाइट। डिपेंड करता है मास ऑफ प्लैनेट, मतलब अभी अर्थ, और रेडियस ऑफ प्लैनेट पे, नॉट ऑन द मास ऑफ बॉडी। ये एक पॉइंट आपके काम में आने वाला है, एमसीक्यूज में आपको पढ़ने को मिलेगा ये। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स। अब डिफरेंट प्लैनेट्स के कंपैरिजन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब प्लैनेट्स के बारे में क्या आपको गिवन है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका आंसर किस तरह से आने वाला है। प्लैनेट्स तो डिफरेंट है, प्लैनेट दोनों डिफरेंट है, अलग अलग हो सकते हैं। अब दोनों प्लैनेट के बारे में क्या क्या रिलेशन गिवन है, मासेस के रिलेशन है, डेंसिटी के रिलेशन है, उस पर डिपेंड करेगा आपको क्या फार्मूला यूज करना है। आपके पास अभी जी के 2 फार्मूले हैं, हैविंग व्हाट सेम व्हाट डिफरेंट, इसके बारे में वी नो जी इक्वल टू व्हाट, जी एम बाय आर स्क्वायर। अगर दो प्लैनेट का मास एंड रेडियस का रिलेशन आपको गिवन है तो इफ m1 and m2 are the masses of those two planets and r1 and r2 are the radii of those two planets, then simply g is proportional to, capital G तो constant है, g proportional to m by r square, g on first to the g on second is m1 upon m2 r2 upon r1 whole square, न्यूमरेटर डायरेक्ट रेशियो, डिनोमिनेटर इनवर्स रेशियो, इससे आप आंसर निकाल सकते हैं। अब अगर दोनों प्लैनेट सेम मास के हैं तो फॉर 2 प्लैनेट्स ऑफ सेम मास, अगर 2 प्लैनेट सेम मास के अगर है तो फॉर 2 प्लैनेट्स ऑफ सेम मास m1 इक्वल टू m2, अगर m1 इक्वल टू m2 है तो g1 अपॉन g2 विल बी इक्वल टू r2 अपॉन r1 होल स्क्वायर लाइक दिस। रेडियस m है तो m1 अपॉन m2। अब क्वेश्चन में क्या सेम गिवन है उस पर भी ये रेशियो चेंज होता। अब जी के मैं 2 फार्मूले लिखता, g इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, ऑल्सो g इक्वल टू 4/3 पाई रो g इंटू आर। दोनों फार्मूले में r की जगह अलग अलग है। इस फार्मूले में जी एम बाय आर स्क्वायर, आर डिनोमिनेटर में है, यहाँ आर न्यूमरेटर में है, यहाँ मास है ही नहीं, ये सारे के सारे कांस्टेंट एक्चुअली यहाँ पे, ऑल दीज आर कांस्टेंट, अगर रो भी कांस्टेंट है सेम है तो। नाउ फॉर 2 प्लैनेट्स ऑफ सेम मास, 2 प्लैनेट्स ऑफ सेम मास, तो जी इनवर्सली टू आर स्क्वायर। वही अगर वो 2 प्लैनेट्स की मटेरियल सेम है तो फॉर 2 प्लैनेट्स ऑफ सेम मटेरियल दैट इज रो इज कांस्टेंट, दैट इज रो 1 इज इक्वल टू रो 2। अब इसमें कौन कौन कांस्टेंट आ गया इस फार्मूले में का, सो 4/3 पाई रो जी, ये सब कुछ कांस्टेंट हो गया। फिर देन जी इज प्रोपोर्शनल टू आर, बी अवेयर अबाउट दिस कि कौन सा प्रोपोर्शन आपको यूज करना है। मास सेम है तो जी इनवर्सली टू आर स्क्वायर, मटेरियल सेम है मतलब डेंसिटी सेम है, प्रोपोर्शनल टू आर, जी इनवर्सली टू आर स्क्वायर। कब? इफ masses are same, material is not same. If material is same, then density is same, then g proportional to r. So the g inversely to r square, g proportional to r. इसका आपको प्रॉपर यूज करना है। क्वेश्चन में क्या सेम गिवन है उस पर ध्यान रखना, फ्रॉम दैट यू कैन इजीली फाउंड आउट। जनरली बच्चे इसे फार्मूलों को याद रखते और ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते। जो क्वेश्चन में मटेरियल सेम बोला हुआ है, डेंसिटी सेम है तो जी वहां प्रोपोर्शनल टू आर आएगा। सो जी ऑन द फर्स्ट प्लैनेट
तो g on the second planet will be equal to simply r1 upon r2 if density is same. Either g on the first planet to the g on the second planet will be equal to r2 by r1 whole square like this. पूरा ये होगा acceleration due to gravity on the earth surface. So acceleration due to gravity on the earth surface in terms of mass, in terms of density ऐसे निकाल सकते हैं. तो ये in terms of mass हो गया, in terms of density हो गया, दोनों. मैं फिर से पहले लेक्चर में का कुछ पार्ट एक बार रिवाइज कर लेता हूं, जो पहले लेक्चर में भी है, पहले वीडियो में डिटेल्स में है. अगर कोई बॉडी अर्थ सरफेस से काफी ऊपर है, उसकी हाइट लार्ज है, मतलब हाइट कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ है, h इज द हाइट अबव अर्थ सरफेस, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, डिस्टेंस ऑफ दैट बॉडी फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ इज स्मॉल r, दैट स्मॉल r is nothing but equal to r plus h. Small r equal to r plus h for a body at sufficiently large distance away from the earth. ऐसी कोई बॉडी अगर अर्थ सरफेस के पास में है, एग्जैक्टली सरफेस पर नहीं है, बट उसकी हाइट बहुत कम है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ. ये रेडियस ऑफ अर्थ, लेकिन इसकी हाइट बहुत कम है, तो ये फर्स्ट बॉडी अवे फ्रॉम द अर्थ, ये सेकेंड बॉडी क्लोज टू द अर्थ. सेकेंड बॉडी के लिए ये हाइट बहुत कम होने की वजह से एज हाइट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, स्मॉल आर इज नियरली इक्वल टू कैपिटल आर. थर्ड कोई बॉडी अगर एग्जैक्टली सरफेस पर है तो सेम नंबर मैंने पहले लेक्चर में भी यूज किए थे. फर्स्ट बॉडी अवे फ्रॉम द अर्थ, सेकेंड बॉडी क्लोज टू अर्थ, थर्ड बॉडी ऑन द अर्थ. अब अगर अर्थ को हमने ड्रिल किया, होल किया अर्थ को, और अर्थ के अंदर चले गए अप टू सर्टेन डेप्थ, अबव द अर्थ हाइट, इनसाइड द अर्थ डेप्थ, तो अंदर गए अर्थ के एट सम डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस, तो ये रही डेप्थ d. तो फिर इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर रहेगा स्मॉल r. तो अब ये चारों बॉडीज के लिए स्मॉल r कितना आएगा वो आपको निकालना है. फॉर फर्स्ट बॉडी स्मॉल r इक्वल टू r प्लस h. व्हाट इज h फॉर? हाइट अबव द अर्थ सरफेस, r for radius of earth. then first body के लिए small r is what? small r common है सब जगह के, small r is distance from the center of earth. first body के लिए small r equal to r plus h. h is compared r, h बहुत कम नहीं है, h more than 60 किलोमीटर, h is more than 64 किलोमीटर. यहाँ h more than 64 किलोमीटर है. ये 64 किलोमीटर ऑब्जर्विंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये नंबर आपको देखने को मिलेगा. देन ये स्मॉल r इक्वल टू r प्लस h फर्स्ट बॉडी के लिए. सेकेंड बॉडी के लिए हाइट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r, तो इसमें से हाइट निकाल दो. क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ है, स्मॉल r नियरली इक्वल टू कैपिटल R. थर्ड बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस है, उसके लिए h 0 है, स्मॉल r इज एग्जैक्टली इक्वल टू कैपिटल R. और फोर्थ बॉडी इनसाइड द अर्थ है, उसके लिए d फॉर डेप्थ है, तो उसके लिए स्मॉल r कितना बचेगा? ये टोटल r था, r में से d गया, तो व्हाट इज रिमेनिंग? स्मॉल r इक्वल टू, तो स्मॉल r इक्वल टू व्हाट? r माइनस d लाइक दिस. तो स्मॉल r इक्वल टू r माइनस d लिख सकते पूरा. तो अब ये वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आपको पढ़ना है, कौन से पॉइंट्स पे बेस पढ़ना है? एक तो अर्थ से ऊपर गए तो क्या होगा g को, और सरफेस पर ही आप इक्वेटर पे है, पोल पे गए तो क्या होगा g को. तीसरा अर्थ के अंदर गए तो क्या होगा g को. और चौथा फैक्टर है अर्थ के रोटेशन का क्या इफेक्ट होता है g को. तो वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके कौन से पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं? फर्स्ट, अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ. इसमें आपको अर्थ का एक्चुअल शेप ख्याल में लेना है. मैंने ये भी पहले लेक्चर में बताया था कि अर्थ का एक्चुअल शेप एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है, इट इज कंसिडर्ड टू बी स्फेरिकल. एग्जैक्टली द शेप ऑफ अर्थ इज जियोइड, ऑब्लेट शेप है, अंडे जैसा शेप है. Second factor is height above the earth surface, that is with h. जितना जितना ऊपर जाएंगे उतना g पे क्या इफेक्ट होता है वो निकालना है. इसमें दो पार्ट्स आते, फॉर द लार्ज हाइट्स एंड फॉर द स्मॉल हाइट्स, और ये ज्यादा काम में आता, इसका काम एक ही बार है बस. देन डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, डेप्थ बिलो, हाइट अबव, डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस. अर्थ से जितना आप अंदर जाएंगे तो क्या होता? विद द डेप्थ, अंदर जाते जाते आप अर्थ के सेंटर तक के भी पहुंच सकते. तो व्हाट हैपन टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी काम में आता.
सबसे ज्यादा काम में ये आता है, हाइट वाला। फोर्थ है इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ एंड एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स। ये वर्ड आपको ज्योग्राफी में आया हुआ है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स, ये वर्ड्स आपको आए हुए हैं। तो एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स, इक्वेटर पे, इक्वेटर से दूर गए टुवर्ड्स पोल गए तो क्या इफेक्ट होता है। ये 4 पार्ट्स है, 4 में से ये 2 के ज़्यादा डिटेल्स है। इसका तो अभी आज ही हो जाएगा, ये कल शुरू होने वाला है आप लोगों का। तो एक पार्ट पढ़ते पहले कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ shape of the earth on acceleration due to gravity, how acceleration due to gravity is affected by shape of earth। हम लोग सभी डिस्कशन में अर्थ को स्पेरिकल समझते, अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्पेरिकल। तो पहला वेरिएशन पढ़ते हैं हम लोग। तो इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है उसके बारे में। अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्पेरिकल इन शेप, अर्थ इज जियोइड बोल सकते, ऑब्लेट स्फीयरॉइड बोल सकते उसको। अर्थ इज एग्जैक्टली नॉट अ स्फीयर, अर्थ का शेप कुछ ऐसा है। रेडियस ऑफ अर्थ इज मोर एट द इक्वेटर, ये रहा इक्वेटर और ये है आपके पोल्स। सो रेडियस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर एंड रेडियस ऑफ अर्थ एट द पोल आर नॉट इक्वल ड्यू टू ऑब्लेट शेप ऑफ अर्थ। रेडियस अर्थ की सेम नहीं है थ्रू आउट। एज acceleration due to gravity on the earth surface is gm by r square, so gm is constant here, gm constant लिया तो g is inversely to r square। due to such shape of earth, radius of earth at the equator is more than radius of earth at the poles by कितने किलोमीटर, मैंने ये पूछा था। ये आप ढूंढ के रखो, एमसीक्यूज के बुक में मिलेगा, इसका आंसर एनसीईआरटी की बुक में नहीं है कि अर्थ की रेडियस इक्वेटर पे ज्यादा है पोल पे कम है। कितनी ज्यादा, इक्वेटर पे ज्यादा है पोल पे कम है, कितना फर्क है, दैट डिफरेंस इन द रेडियस, ये आप ढूंढ के रखो। सो रेडियस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर इज मोर देन रेडियस एट द पोल्स। अब रेडियस कम ज्यादा है तो जी भी कम ज्यादा होगा, हेंस जी एट द इक्वेटर इज लेस देन जी एट द पोल्स। मोर द रेडियस लेस द जी, लेस द रेडियस मोर इज द जी। G at the poles is more than G at the equators। तो अर्थ पे G कहाँ ज्यादा है, at the poles value of G is more, at the equator value of G is less। आपको ऐसा क्वेश्चन पढ़ने में आएगा। If we move from equator to pole, हम इक्वेटर से पोल की तरफ चलते गए तो क्या होगा। If we move from equator to pole, what will happen? If we move from equator to pole, acceleration due to gravity will go on increasing or decreasing। अगर हम पोल से इक्वेटर से पोल की तरफ गए तो जी गो ऑन इंक्रीजिंग, एट द पोल जी इज मैक्सिमम। अब ये डिफरेंस है तो डिफरेंस कितने का है ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है कल का। सो जी एट द पोल कितना है ये ढूंढो, जी एट द इक्वेटर कितना है ये ढूंढो, फिर दोनों का डिफरेंस भी निकालो, ये डिफरेंस कितना है निकालो। इफ वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल व्हाट विल हैपन, जी को क्या होगा, आपके खुद के वेट को क्या होगा, क्या होगा आपके वेट को। आप अगर इक्वेटर से पोल की तरफ निकले, अर्थ ऐसे ऐसा शेप है अर्थ का, ये इक्वेटर ये पोल, अगर आप इक्वेटर से चलना शुरू कर दिए पोल की तरफ गए, बहुत दिन हो गए लॉकडाउन हो गया घर में बंद थे, बहुत घूमने की इच्छा है, जाओ अब इक्वेटर से निकलो पोल पे जाके आ जाओ एक बार। तो अगर इक्वेटर से आप पोल पे गए तो क्या होगा, if we move from equator to pole g will go on, g increasing or decreasing, g at the poles maximum रहता। आपका mass quantity of matter that will remain same, but उस पे लगने वाला acceleration due to gravity will change। more the value of g more will be the weight, less the value of g less will be the weight। मतलब पर्सन वही, उसका वेट करना, उसको वे करना, एक बार इक्वेटर पे एक बार पोल पे, मतलब उस पर्सन का वेट कहाँ ज्यादा होगा, एट द इक्वेटर की एट द पोल। पर्सन वही, क्वांटिटी ऑफ मैटर उतना ही, कम नहीं ज्यादा नहीं कुछ नहीं, लेकिन उसका वेट ज्यादा भरेगा कहां पे, पोल पे। उसी पर्सन का वेट कम भरेगा कहां पे, इक्वेटर पे। मतलब अगर आपको वेट बढ़ाना है तो पोल पे जाओ, कम करना है तो इक्वेटर पे जाओ। लेकिन फर्क बहुत कम पड़ता, कितना फर्क पड़ता है ये आप लोगों को ढूंढ के रखना है। तो जी एट द इक्वेटर जी एट द पोल्स। और एक क्वेश्चन फिर आप लोगों के लिए, वेयर इट विल बी प्रॉफिटेबल टू परचेज 5 kg ऑफ शुगर। 5 किलो शक्कर आपको खरीदनी है, आपको 5 किलो शक्कर खरीदी करनी है,
दो दुकानें हैं, एक दुकान इक्वेटर पे है, एक दुकान पोल पे है। कहां पे परचेस करना प्रॉफिटेबल रहेगा? अगर आप कस्टमर है तो कहां परचेस करना प्रॉफिटेबल, अगर आप दुकानदार है तो कहां सेल करना प्रॉफिटेबल। दो क्वेश्चन का आंसर बताना। दो दुकानें हैं, एक इक्वेटर पे है, एक पोल पे है। खरीदी करना है तो कहां से खरीदी करना, और बेचना है तो कहां जाके बेचना। ये जस्ट इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी क्वेश्चन बुक्स में है। वेयर इट इज प्रॉफिटेबल टू परचेस 5 kg ऑफ शुगर, ऐसा क्वेश्चन बुक में है। वहां परचेस का है, हम दोनों सोच सकते हैं, परचेस करना कहां प्रॉफिटेबल है और सेल करना कहां प्रॉफिटेबल। जिसको समझा उसको प्रॉफिट होगा 4 मार्क का, नहीं समझा उसको लॉस होगा -1 का। तो कल इसका आंसर मुझे आप लोगों को बताना है। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वेरिएशन के एक पार्ट हो गया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन का एक पार्ट ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ।